बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। मैट्रिसेस का यूनिट हमारा रवां दवां था और हमारे पास एक्सरसाइज जा रही थी जनाब 1.6 और हम आज करने जा रहे हैं इसका लास्ट लेक्चर। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। स्टार्ट करते हैं जी। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास और देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहते हैं जी कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि 3 बैग्स हैं और 4 पेन्स हैं, उनकी टोटल अगर कॉस्ट देखी जाए, टोटल कीमत देखी जाए तो वो 257 रुपये बनता है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। वेयर एज जबकि 4 बैग्स हों अगर और 3 पेन्स हों, पहले 3 बैग्स 4 पेन्स थे, अब 4 बैग्स 3 पेन्स हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन दूसरी कंडीशन है। उनकी जो कॉस्ट देखी गई तो वो 324 रुपये बनती है। आप बताइए कि एक बैग की कॉस्ट और 10 पेन्स की कॉस्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, पहले एक बैग और एक पेन निकल आए और फिर हम 10 की तरफ जाते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से जिसको समझ में आ गई है वो खुद से स्टार्ट करे, और जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए कंडीशन बनाए देती हूँ। फिर भी अगर आप कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है। एक रफली कंडीशन बनाती हूँ जी, पहले उसको समझ लें। उसने कहा 3 बैग्स, अगर मैं बैग के लिए बी एंड जब भी आए आप प्लस का साइन लगा लीजिए। 4 पेन्स हैं, 4 पेन्स टुगेदर, दोनों को काउंट किया जाए, टोटल किया जाए तो उसकी कॉस्ट बनती है जी 257 रुपीज़। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 4 बैग्स हों और 3 पेन्स हों तो उनकी इकट्ठी कॉस्ट देखी जाए तो 324 रुपीज़ बनती है। आपने बताना है कि एक बैग और 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी है। हमने इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस के लिए तरतीब का ठीक ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे दोनों कांस्टेंट नंबर्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, पेन की कीमत के नीचे पेन ही की कीमत या नंबर ऑफ पेन्स के साथ होना चाहिए। बी है तो बी फॉर बैग्स एंड पी फॉर पेन्स। अगर आप एक्स और वाई ऐड करना चाहते हैं तो भी ठीक है, और बी और पी के अलावा बी कोई अल्फ़ाबेट्स सपोज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है। मेरे ख्याल से जी आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये कंडीशंस समझ में आ गई हैं तो इसका मतलब है आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना ली है। और अब आपको सिर्फ मेहनत करनी है मैट्रिक्स मेथड पे। और मैं फिर से सजेस्ट करूँगी कि मैट्रिक्स मेथड इनवेरिएंट के बजाय क्रैमर्स को अप्लाई करें ताकि आपका आंसर भी जल्दी आए। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको सपोज़ करना होगा, लेट करना होगा कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, कॉस्ट को लेट कीजिए, ठीक है। So let the cost of one bag is equal to suppose this is B, ठीक है, and the cost of one pen। अब 10 पे एकदम से नहीं चले जाना, पहले कॉस्ट जब तक एक पेन की पता चल जाएगी उसके बाद ही आप 10 पेन्स की फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। और पेन के लिए मैंने सपोज कर लिया कि वो P है, स्मॉल p एक पेन की कॉस्ट है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अच्छा जो मैंने ऊपर आपको बताई है ना कंडीशंस बना के, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। मैंने अभी जो स्टार्ट किया यही यहाँ से सोल्यूशन है, ठीक है। ये ऊपर मैंने आपको सिर्फ रफली आपको बताया था। अब आप कंडीशंस के अकॉर्डिंगली यही 3b + 4p इज़ इक्वल टू 257 और 4b + 3p इज़ इक्वल टू 324 को सेव कर लें, अपने पास संभाल लें और इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने कोई मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है क्योंकि हम पढ़ ही रहे मैट्रिसेस हैं तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, वरना हम ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन चूँकि मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। सो आई विल राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इससे परेशान नहीं होना कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं तो सॉल्व हो जाएंगी या नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशंस ही होगी, बाकी तो तरीकाकार वही है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा जाता है 3 4 4 3, ठीक है। इसके साथ पहला वाला वेरिएबल यानी इस वक्त b है, फिर दूसरा वेरिएबल यानी कि p है, xy होगा तो आप उस तरतीब से लिख लीजिएगा। एंड द कॉलम मैट्रिक्स इज़ 257 and 324।
ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये इक्वेशंस के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम मैट्रिसेस से वापस इक्वेशंस में भी जा सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि दो मैट्रिसेस है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का आपने तरीका पहले सीख लिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें ना 3b प्लस 4p, 3b प्लस 4p, और फिर सेकंड रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4b प्लस 3p, तो आप वापस इस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा गया। इस लेफ्ट हैंड साइड को आप जो बना रहे हैं इसी को मल्टीप्लाई करके वापस इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी पहुंचा जा सकता है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सपोज कर लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 3 4 4 3 है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल ए, अब अगर मेरे पास वेरिएबल्स b और p यूज़ हुए हैं तो मैं सब स्क्रिप्ट में a b और a p लूँगी, ठीक है। आपने जो लिया होगा x y आप उसी हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, क्रैमर्स रूल अपने रूल में ये कहता है कि अगर ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर दिया जाए इस मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के साथ, यानी 357 324 257 324 के साथ, और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा जाए तो ये बनेगा ए बी। और इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर सेकंड कॉलम रिप्लेस किया जाए 257 और 324 के साथ और बाकी की वैल्यूज़ यानी 3 4 एज इट इज़ लिखी जाए तो ये बनेगा ए पी। तीनों मैट्रिसेस हमारे पास आ गए। अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ 3 4 4 3। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 4 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, 3 3s are 9 minus 4 4s are 16 and that is equal to नेगेटिव ऑफ 7। ठीक हो गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब फाइंड करना है ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 257 4 324 एंड 3। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 257 को 3 के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 324। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएंगी, बाकी इसमें कोई परेशान नहीं होना, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं हैं। और ये आ जाएगा जी 525 की इक्वल, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ ताकि हमारा वक्त बच सके। नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट लेना है जी ए पी का, यानी कि 3 257 4 324 का डिटर्मिनेंट। 3 इंटू 324 माइनस 257 इंटू 4। ठीक है जी, तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉस्ट्स क्या आ जाती हैं। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सब नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये तो कॉस्ट होगी, कॉस्ट नेगेटिव तो नहीं होती, तो देखते हैं जी कि हमारे पास कोई मिस्टेक है या फिर ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती हैं। क्रैमर अपने रूल में ये कहता है जी कि फर्स्ट वेरिएबल का आंसर यानी बी का आंसर इस वक्त हमारे पास आएगा जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ। ठीक है जी, ए बी का डिटर्मिनेंट यानी कि नेगेटिव ऑफ 525 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो आप देखें ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, और आपके पास आ गया 75। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको p की वैल्यू लेनी है तो आपको लेना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी वाज नेगेटिव ऑफ 56 डिवाइडेड बाय
-7, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव साइन, एंड 7 8 56, 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पेन की कॉस्ट आई और ये बैग की कॉस्ट आई। तो पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट आई है, तो मैं फाइनली अगर आंसर लिखूँ कि सो द कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं यानी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और एंड में सोल्यूशन सेट लिख रहे होते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। उसी की ज़ुबानी जवाब दें जो उसने सवाल पूछा है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज़ इक्वल टू, और सिर्फ 75 भी मत लिखें, रुपीज़ लिखें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से उसको जवाब देना है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल टू ₹8। आप देखें, एक पेन के लिए फाइंड करना था नहीं ना, तो फिर अब एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा कि एंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, क्योंकि जो उसकी डिमांड है हमें वही आंसर करना है। तो ₹8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10 पेन्स की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि ₹80। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज। हमेशा मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ, जब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, उन्हें स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा मुश्किल लगते हैं। आपको एक दफ़ा समझ तो आ जानी चाहिए, जिस तरह थ्योरम्स मुश्किल लगते हैं, आप देख तो लें कि प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉर्ट आउट कीजिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और एजेस वाले क्वेश्चंस तो हमेशा ही क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर जाते हैं। देखते हैं जी इसमें क्या मुश्किल है। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज़ एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज़ 70। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन कि अगर सन की एज, बेटे की एज का ट्वाइस लिया जाए यानी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको ऐड किया जाए फादर की एज के साथ, तो आंसर आता है यानी सम आता है 70। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। इसको बनाती हूँ, फिर मैं आप फिर देखते हैं कि मुश्किल है या बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है, कहता है कि बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, अगर फादर की एज का ट्वाइस लिया जाए, पहले सन की एज का ट्वाइस था ना, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर फादर की एज का ट्वाइस लिया जाए और फिर उसको ऐड किया जाए सन की एज के साथ, तो आंसर आता है 95। ठीक है, पहले सन की एज का ट्वाइस लेके फादर्स एज में ऐड किया, फिर फादर्स एज का ट्वाइस लेके सन की एज में ऐड किया, तो सम्स ये आ गए। वो कहते हैं फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। आपने बताना है कि फादर और सन की एज क्या क्या है। ठीक है जी, मैं सबसे पहले एक रफ सा आपको आइडिया दे देती हूँ, एक कंडीशन बना लेते हैं। वो जूं वर्ड्स बोलता जाए ना, आप मैथमेटिकल उसको इंटरप्रेट करते जाएं। कैसे? उसने कहा ट्वाइस लेना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको? ट्वाइस लेना है सन की एज के साथ, ठीक है। तो मैं सपोज एस लिख लेती हूँ सन की एज के लिए। इन ईयर्स इज़ एडेड टू, ऐड हो रहा है किसके साथ? फादर की एज के साथ। सपोज एफ इज़ द एज ऑफ फादर, द सम इज़, यानी इन दोनों का जो सम आता है इज़, वो कितना आता है? 70। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। और फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि इफ़ ट्वाइस, अगर ट्वाइस लिया जाए किसका? फादर की एज का। अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए फादर की एज के साथ और फिर उसको ऐड किया जाए सन की एज में यानी कि एस में, तो वो सम आता है 95। तो आपने एजेस फाइंड करनी है। अगर आपको ये 2 बातें समझ में आ गई हैं तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन भी जल्दी अच्छा समझ में आ जाएगा। बस ये इतनी सी कंडीशन है और इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें सपोज करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द रफ वर्क, ओके। आप सपोज कर लें कि जो फादर की एज है और जो सन की एज है वो कुछ भी एक्स वाई या एफ़ और एस करना है अपनी आसानी के लिए, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेट द फादर्स एज इज़ स्मॉल एफ, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत ख्याल रखिएगा कि स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं कर लेना। एंड द सन्स एज इज़ स्मॉल एस। आप एक्स वाई कुछ भी कर सकते हैं, लेट, ठीक है। द नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस
according to the given conditions. क्या कंडीशंस दी गई हैं, यही जिस पे अभी मैंने बात की. मैं ब्रैकेट नहीं यूज़ कर ली, ये मैंने समझाने के लिए आपको कहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ s लिखेंगे तो इसका यही मतलब है कि 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. प्लस f इज़ इक्वल टू 70 एंड 2f प्लस s इज़ इक्वल टू 95. हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से. मैं फिर से बताती चलूँ, इसमें तरतीब का सही होना बहुत ज़रूरी है. इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर्स हैं, बिल्कुल ठीक तरतीब है. इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ऊपर f है, नीचे s आ रहा है. तो आपने क्या करना है, इसकी तरतीब को पहले सही कर लेना है. अब तरतीब कैसे ठीक होगी, मैं कहती हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट 2s प्लस f इज़ इक्वल टू 70, और मैं इसको s पहले लिख देती हूँ, 2f बाद में लिख देती हूँ. ठीक है, साइंस का ख्याल रखिएगा. बाकी तरतीब ठीक करते करते ऐसा ना हो कि आप साइंस भी गलत ले जाएं. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड नेम दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है और अब आप आराम से अपना मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट कर सकते हैं. कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 2. First variable is s and second variable is f, and that is equal to a column matrix 70 95. ठीक है जी, अब आप सपोज़ कर लें कि ये किसी a मैट्रिक्स के इक्वल है. सारा तरीका कार बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले क्वेश्चंस के लिए था. अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. अच्छा, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूँगी, इसलिए मुझे 3 तरह के मैट्रिसेस चाहिए. एक तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, एक ए एस लिखूँगी सब स्क्रिप्ट में एस, ताकि पहला वेरिएबल इंडिकेट हो जाए, और ए एफ दूसरा. कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर पहला कॉलम रिप्लेस हो 70 95 के साथ और बाकी एज इट इज़ लिखे हुए हों तो ये बनेगा ए एस. और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर दूसरा कॉलम रिप्लेस हो 70 और 95 के साथ और बाकी की वैल्यूज़ एज इट इज़ हों तो ये बनेगा ए एफ. ठीक है जी, अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों के तीनों मैट्रिसेस आ गए. अब तीनों के मैंने लेने हैं डिटर्मिनेंट्स. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 minus 1 into 1. 2 into 2 is 4, minus 1 into 1 is 1, and 4 minus 1 is 3. Now determinant of AS is equal to determinant of 71 95 2. And that is equal to 70 into 2 minus 1 into 95. ठीक है. अच्छा, 70 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 140 माइनस 95, और ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 45. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए एफ का. दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ 271 95. 2 into 95 minus 70 into 1. अच्छा, ये बनेगा 190 माइनस 70, और ये आ जाएगा जनाब 120. ठीक है जी. अच्छा, अब हम जाने लगे हैं अपने फाइनल रिज़ल्ट की तरफ. यानी कि एक तो s की वैल्यू आएगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ. डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस वॉज 45. ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वॉज 3, एंड एज वी नो दैट 45 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 15. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f. So f is equal to
determinant of AF divided by determinant of A, that is equal to 120 by 3, and by solving this is equal to 40. F is 40 means age of father is 40, and so the age of father या father's age भी कह सकते हैं, ठीक है, is 40 years, and the age of son is, ये आई थी हमारे पास 15, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको कोई शक शुबा हो कि ये ठीक है आंसर्स या नहीं, तो इसके लिए आपके पास तरीका ये होगा कि 40 और 15 है ना, आप कंडीशंस में दोबारा अप्लाई करें। कंडीशंस ये थी कि सन की एज का ट्वाइस लिया जाए। अगर सन की एज हमारे पास आई है 15, उसका ट्वाइस लें यानी कि 30, और उसको ऐड कर दें फादर की एज में। 30 को ऐड कर दें 40 में, फादर की एज 40 आई थी, 30 + 40 क्या बनता है 70, ठीक है जी। कंडीशन ठीक हो रही है। इसी तरह से दूसरी भी चेक कर लें, अगर यही कंडीशन ठीक आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही से फाइंड आउट किया है। यहाँ तक मैट्रिसेस हो जाते हैं जनाब कंप्लीट। फिर भी मैं रिव्यू एक्सरसाइज के वो सारे क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने के काबिल हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगी। यहाँ तक आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछिएगा। ये इसी तरह का कोई ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसके लिए आपको कंडीशन बनाना मुश्किल लग रहा है, आप ज़रूर पूछिए। मैंने ग्रामर से सॉल्व किया है, आप इन्वर्जन से कर रहे हैं, इन्वर्जन मेथड से कोई आंसर नहीं आ रहा या गलत आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।